देखिए वर्टिब्रेट्स में हम लोग साइक्लोस्टोमा ये देख रहे थे, हैबिटेट देखे थे, मैरीन होता है ना, और ये फिशेस के पैरासाइट बन के अपना जीवन गुजारते हैं। कैसे? इनके पास जो माउथ होता है, माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है, जॉ है नहीं, इसलिए वो अपना लाइफ कैरी ऑन करते हैं एज एन एक्टोपैरासाइट। तो साइक्लोस्टोमा दे कैरी ऑन their life as ectoparasites of the fishes as they attach at the ventral surface and suck blood out of them for their nutrition। तो अपने न्यूट्रिशन के लिए वो ब्लड सकिंग पैरासाइट बन जाते हैं फिशेस के। उसके बाद डिफरेंट फिजियोलॉजी यानी इसके सिस्टम्स कैसे हैं। तो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव टोटल एंडोस्केलेटन made of cartilage, including vertebral column and the cranium। तो क्रेनियम है, ब्रेन तो होगा ही, ब्रेन इनसाइड क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड inside cartilaginous vertebral column, reproduction dioecious, एग लेइंग है ओविपेरस, और इसका एग लेइंग मैकेनिज्म कैसा है? दे माइग्रेट फ्रॉम marine environment to the fresh water and lay eggs, और इस फेनोमेना को कहते हैं स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, क्या कहते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट से लेके फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, यानी खारे पानी से सादे पानी में आते हैं एग ले करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर लेइंग एग्स they don't return
the marine habitat and within few days after egg laying they die. अब होता क्या है, उनके जो एग्स हैं, एग्स मैच्योर इन द फ्रेश वाटर एंड आफ्टर एडल्टहुड, एडल्ट बनने के बाद दे माइग्रेट टू मैरीन हैबिटेट. इसका मतलब हैचिंग कहां होगा, इनका एग कहां बाहर आएगा, एग में से जो यंग वन है कहां बाहर आएंगे, इन द फ्रेश वाटर. यहां तक नोट कीजिए. देखिए अब वर्टिब्रेट्स में हम लोग देखे हैं पाइसेस. क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में इसका क्लासिफिकेशन देख चुके थे. वर्टिब्रेट में एक थे जॉलेस और एक थे विथ जॉ. विथ जॉ वाले को हम लोग क्या कह रहे थे, नैथोस्टोमा, है ना. एनाथा वाले थे जिनके माउथ में जॉ नहीं होते थे, और नैथोस्टोमा वो थे जिनके माउथ में जॉ होते थे. नैथोस्टोमा वर्टिब्रेट्स. देखिए एक भी टेस्ट का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बशर्ते कि आप उसको समझ के जवाब दें. बहुत देखिए, हम क्वेश्चन का जो मतलब स्टेटमेंट है उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़े हुए होंगे, पर चॉइसेस हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करें कि हमको पता होगा क्या चॉइस दिया है. क्योंकि चॉइसेस या तो कभी कभी डायरेक्टली बुक में से उठाकर देता है, कभी सिंथेसिस करता है, बना कर देता है, सिचुएशन बेस्ड चॉइस देता है. तो इसलिए चॉइसेस पे आपका कमांड नहीं है, कंट्रोल नहीं है. क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आपका कंट्रोल एंड कमांड है, क्योंकि वो बुक के बाहर से कभी नहीं आएगा. ठीक है. तो इसलिए हमारा आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट है कि देखिए, कॉपी पढ़िए, बुक पढ़िए, कॉपी पढ़िए, बुक पढ़िए. दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है. ऐसा नहीं है कॉपी में जो चीज है बुक में नहीं है, पर ये एलाबोरेटेड है. जो चीज उसमें कंडेंस करके बताया है, इसको वो थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है. तो एक्सपैंड जब किया हुआ रहेगा तो बात आसानी से समझ में आएगी. उसके बाद फिर से बुक पढ़ना है ताकि हम मेन स्टेटमेंट पे वापस आए, बुक क्या कहना चाह रहा है. और इस तरीके से जब आप तैयारी कीजिएगा, फिर आप जब टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा आपका अपने आप इंप्रूवमेंट होने लग गया. बिकॉज यू नो व्हाट यू हैव टू डू. आपको पता हो जाता है कि आपको क्या करना है. तो चॉइसेस आपका सही होने लगेगा, आप सही पिकअप करेंगे, है ना. इसीलिए कहा जा रहा है. नाउ नैथोस्टोमा वर्टिब्रेट्स, दे हैव jaws in their mouth. और इसको हम लोग डिवाइड किए थे दो सुपर क्लास में. सुपर क्लासेस, एक था पाइसेस और दूसरा था टेट्रापोडा. देखिए अगर गौर से समझिएगा तो पाइसेस और टेट्रापोडा को किस आधार पे अलग किया गया एक दूसरे से पता है. पाइसेस के पास जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, ये कहलाते हैं फिन्स. ठीक है. और टेट्रापोडा में जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, समझ ही रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं. इन्हें कहा जाता है लिम्स.
तो जैसे आप तो स्केलेटन सिस्टम पढ़ ही चुके हैं, तो ऊपर के तरफ का गर्डल और नीचे के तरफ का गर्डल क्या क्या नाम है? पल्विक गर्डल कहां पे रहता है? हिप रीजन में। हाँ, उल्टा। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर वाला, पेल्विक गर्डल हिप वाला। तो वहां से पेक्टोरल गर्डल से, इनके पास भी पेक्टोरल गर्डल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां से भी इनके फिन्स निकलते हैं, और पेल्विक गर्डल लाइक स्ट्रक्चर वाले हिस्से से भी इनके फिन निकलते हैं। यहां पे भी पेक्टोरल गर्डल वाले हिस्से से लिम्स निकलते हैं, पेल्विक गर्डल वाले हिस्से से लिम्स निकलते हैं। तो आप इसमें एक्सेप्शन के रूप में स्नेक्स को पा सकते हैं। वो तो टेट्रापोडा में आता है, लेकिन उसके पास लिम्स नहीं है, तो एक्सेप्शन में आप डालिएगा अरे भाई ये टेट्रापोडा है पर लिम्ब नहीं है। पर जब आप उसको डिसेक्ट करके, स्नेक का डिसेक्शन करके उसका वर्टिब्रल कॉलम का स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें भी पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, पर उसमें से जो अपेंडेजेस निकले वो वहीं पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट होके खत्म हो जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं। तो ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन स्नेक जो है, ऑफिडिया ग्रुप का जो है, स्नेक ने इवोल्यूशन के दौरान अपने लिम्स को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो जिस हैबिटेट में रहता है उसके साथ वो बेटर एडेप्टेड रहे, इसलिए उसने अपने लिम्स को सैक्रिफाइस किया। देखिए, कुछ चीज अगर हम लूज करते हैं तब कोई एडवांटेज पाते हैं। आप सोचिए, छिपकली अगर है ना, लिजार्ड है, वो भी तो रेप्टाइल ही है, उसके भी सारे लगभग बॉडी प्रॉपर्टीज है ना स्नेक के साथ मैच करते हैं। हाँ, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस वाला पार्ट अलग हम लोग छोड़ देते हैं। दोनों अंडे देते हैं, दोनों के पास टेल एंड है, दोनों का एनस वो प्री टेल रीजन में होता है, यानी इनमें पोस्ट एनल टेल होते हैं, है ना। उसके बाद आप और देखेंगे दोनों काफी क्लोज रहते हैं अपने सबस्ट्रेटम के, अपने सरफेस के। लेकिन आप सोचिए, स्नेक अगर लिजार्ड की तरह दीवार पे चलने की कोशिश करे, चल पाएगा? वो उसका हैबिटेट है ही नहीं। रीजन क्या है? वहां पे उसे सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे जहां सफिशिएंट फूड मिलेगा वहां अगर वो लिम्स के सहारे चलेगा तो इतना बड़ा शरीर है, कितने सारे लिम्स चाहिए होंगे, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? काफी स्लो। तो जब तक वो अपने प्रे तक पहुंचेगा तब तक प्रे भाग जाएगा। तो विल इट बी ए गुड हंटर? एक अच्छा शिकारी बन पाएगा? नहीं, तो भूखे मर जाएगा, वो तो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली रीजन है कि अपने हैबिटेट के साथ एडेप्टेशन के लिए उसने अपने लिम्स को सैक्रिफाइस कर दिया। अब देखिए, सांप पीछे से आ भी जाता है, जंगल में घूमने वालों को पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसा हुआ है, थक के लोग जंगल में ट्रैकिंग करने गए, है ना, और पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे हैं, थक गए, सो गए, पता चला पीछे से अजगर ने उसे लपेट लिया, उसे पता भी नहीं चला। सो दिस आर द थिंग्स। ये क्या है? इनके एडेप्टेशंस हैं। ये चीज आप 12th में पढ़ेंगे, जहां इवोल्यूशन हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस अपेंडेजेस का। तो ये अपेंडेज क्या करते हैं? इन्हें लोकोमोशन यानी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देते हैं, राइट। तो हम लोग इनफैक्ट इन्हें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे एक दूसरे से अलग करते हैं। अब देखेंगे पाइसेस। इसे हम लोग, पाइसेस क्या है? सुपर क्लास है ना, यहां देख ही रहे। इसे हम लोगों ने दो क्लासेस में डिवाइड किए, क्लासेस। एक है कॉन्ड्रिक थाइस और एक है ऑस्टिक थाइस। इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि दीज आर नाउ कम अप टू दोज एनिमल्स जिन्हें हम, है ना, कम से कम वंस इन ए ब्लू मून देख तो लेते हैं। इनके साथ हम, मतलब इनका परिचय हमारे पास है, इसलिए जिस एनिमल को हम जानते हैं, देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझने में आसानी होती है। सॉरी। कॉन्ड्रिक थाइस के जनरल प्रॉपर्टीज। कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, तो उन प्रॉपर्टीज पे दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इनके यूनिक फीचर्स हैं वो है क्या?
The skeleton is made of cartilage. दूसरी खास बात है, ये मैरीन होते हैं मोस्टली. तीसरी खास बात है, दे हैव गिल स्लिट्स विदाउट कॉवर, और ये जो कॉवर होता है इसे कहते हैं ऑपरकुलम. यानी इनके गिल स्लिट्स ओपन होते हैं, इनके पास ऑपरकुलम मिसिंग होता है. अब गिल स्लिट्स का यानी गिल्स जो हैं, वो एक्चुअली एक कॉवर है जो रिदमिकली ऑफ ऑन, मतलब ढककर खुलकर क्या करता है, वाटर को एलिमिनेट होने का रास्ता देता है. जैसे जिन फिशेस में, बोनी फिशेस जो आप पढ़ेंगे ऑस्टिकथाइस, उसमें आपको मिलेगा उनके पास जो गिल फिलामेंट्स होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स के अंदर में गिल फिलामेंट्स होते हैं, है ना. उनमें क्या होता है, गिल फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट कवर्ड होता है विथ ऑपरकुलम. इनका जो वाटर सर्कुलेशन है, इसमें वाटर सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन दोनों चलता है, क्योंकि इनके पास तो लंग्स होते नहीं है, तो एयर लेगा कैसे. गैसेस एक्सचेंज का कोई माध्यम होना चाहिए. स्किन पर अपेंडेजेस है ना, और उसके बाद स्किन पर एक्सोस्केलेटन है, वो है जिसे हम लोग कहते हैं स्केल्स होते हैं. तो नेचुरली वो इम्परमिएबल टू एयर हो जाएगा, तो सांस लेगा कैसे, एरोबिक है. तो उसके लिए इन लोगों के पास जो प्रोविजन रहता है वो होता है गिल ब्रीदिंग का, जिसे कहते हैं ब्रैंकियल ब्रीदिंग, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है. तो इनके जो गिल फिलामेंट्स होते हैं ऑस्टिकथाइस के, वो होते हैं कवर्ड. और वाटर सर्कुलेशन कैसे काम करता है, वाटर एंटर करता है माउथ से, फिर माउथ के साथ गिल्स का कनेक्शन रहता है. तो जैसे हम किसी चीज को स्वेलो करते हैं ना, प्रेशर देते हैं अपने माउथ के मसल से, तो वो भी ऐसे करके वाटर को स्वेलो करते हैं, यानी पर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओर नहीं जाता, वो गिल फिलामेंट्स की ओर उसे भेजता है. तो जब वाटर गिल फिलामेंट पे आ गया, गिल फिलामेंट काफी, है ना, ट्यूब लाइक, एक्सपेंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो जितना वो घूमता है, और गिल फिलामेंट चारों तरफ से ब्लड वेसल्स के द्वारा घेरे हुए रहते हैं, तो जितना वो लंबा होगा, जितना वो घूमेगा, वाटर उसमें से होते हुए आगे बढ़ेगा, उतना ही ब्लड वेसल्स के फेस टू फेस हो रहा है. इसलिए क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज का उसे माध्यम उतना ज्यादा मिलेगा. और यहां पे भी कैसे एपिथेलियम होने चाहिए, स्क्वामस एपिथेलियम होने चाहिए. इसलिए ऑक्सीजन किसमें ज्यादा होगा, वाटर में, डिसॉल्व ऑक्सीजन के कारण. और ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम, इसलिए ऑक्सीजन वाटर में से निकल के ब्लड में चला जाएगा, और इन रिटर्न ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वाटर में आ जाएगा. अब ये वाटर डीऑक्सीजनेटेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रीच हो गया, अब इसे बाहर निकलना है. तो बाहर निकलता है ये गिल फिलामेंट से, और जिस समय उसे बाहर निकलना होगा, ऑपरकुलम ओपन होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, देन दे अगेन ऑपरकुलम क्लोजेस. जैसे ही ऑपरकुलम क्लोज होगा, फिर ये माउथ ओपन करके वाटर स्वेलो करेगा, और वो उसे पुश करेगा गिल फिलामेंट्स की ओर, फिर माउथ क्लोज करेगा और वाटर सर्कुलेट करेगा किसमें, फिलामेंट्स में. अब जब बाहर निकलना होगा, ऑपरकुलम ओपन्स, बाहर निकल गया, ऑपरकुलम क्लोजेस, इन द अगेन द माउथ ओपन्स. इसको और अच्छे से अगर आप देखना समझना चाहते हैं, घर जाते समय कहीं पे भी या घर में एक्वेरियम रखे हुए हैं, उस फिश को बड़ा गौर से देखिएगा, हाउ डज इट ब्रीथ. You will get the idea. Sorry. तीन में दूसरा स्पेशलिटी दिखा
कि their gills are present inside the gill slits without cover and this is operculum less. So हम लोग लिख सकते हैं operculum is operculum is absent. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है. अगर वो स्विम करना बंद करेगा देन दे विल सिंक इनटू द वाटर, पानी में डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा. तो इसीलिए पानी में तैरने के लिए दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली, और स्विम को रोककर अपने आप को बोयांट कंडीशन में रखने के लिए, है ना, डूबे नहीं, तैरता रहे, इस कंडीशन के लिए ऑस्टिक थायस के पास एक मैकेनिज्म होता है, उसे कहते हैं स्विम ब्लैडर. इसमें स्विम ब्लैडर नहीं होता. तो स्विम ब्लैडर करता क्या है, जैसे देखिए जब भी आप बोटिंग के लिए जाएंगे तो अब अनकंट्रोल्ड एरिया में, है ना, अनरेगुलेटेड एरिया में जाएंगे, वहां तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं. लेकिन जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है तो वहां पे देखिएगा लाइफ जैकेट जरूर देता है. लाइफ जैकेट देता है, लाइफ बेल्ट देता है. क्या रहता होगा उसमें, कोई सोचे? एग्जैक्टली उसमें एयर भरा हुआ रहता है, एयर फील्ड होता है, और एयर फील्ड होने के कारण वो कभी भी नीचे सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, वो तैरता ही रहेगा. ठीक है, तो आपके बॉडी में कहीं से भी अगर एयर भरा हुआ रहे, है ना, आप एक ट्रक के ट्यूब में घुस जाइए और अपने आप को बांध लीजिए उस ट्यूब से. ट्रक के ट्यूब में इतना हवा आएगा जो इतना बोयांसी देगा कि आपके बॉडी से जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उससे ज्यादा वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए आप डूबिएगा नहीं. ये टेक्निक लगा के बहुत सारे लोग, जब यहाँ पटना में बाढ़ आया था उसमें तैरकर सुरक्षित जगह पे चले गए. बहुत सारे लोग जुगाड़ बैठा है, 4-4 वैसा टायर उसमें ट्यूब बांध के, ट्यूब अंदर डाल के उसको बांस का चचरी बना के 4 कॉर्नर में डाल दिए. अब वो डूबेगा नहीं, चचरी बन गया तो काफी चौड़ा एरिया बन गया, तो उसमें 2-2, 4-4 लोग बैठ गए और उसको जैसे नाव सेल करते हैं उसी तरह से सेल करके जगह पे पहुंचा गया. लाइफ बोट बहुत सारे जगह पे पहुंच नहीं पाया, तो वो लोग उस तरह का मैनेजमेंट किए थे. एनीवे, तो कहने का बेसिक चीज क्या है कि एयर कभी भी वाटर में सिंक नहीं करेगा, क्योंकि डेंसिटी इश्यूज हैं. एयर का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा, तो कम डेंसिटी वाला ज्यादा डेंसिटी में कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा. इसी मैकेनिज्म का, इसी टेक्निक का ये यूज करते हैं ऑस्टिक थायस, जो बोनी फिशेस हैं, और उनके बॉडी में एक इस तरह का ब्लैडर होता है. ट्रांसपेरेंट ऑलमोस्ट. जब भी आप फिश कटते हुए देखिएगा, है ना, तो जनरली हम लोग बोनी फिशेस ही खाते हैं, तो उसके अंदर से ये निकलेगा. दिस इज स्विम ब्लैडर. ट्रांसपेरेंट रहता है, तो यही है स्विम ब्लैडर. इस स्विम ब्लैडर के अंदर वो अपनी इच्छा अनुसार एयर भर सकता है, एयर निकाल सकता है. जब उसे तैरना होगा, सरफेस पे आना होगा, जिसमें एयर भर लेगा, तो उसका इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, कम. इसलिए अपने आप इफेक्टिव डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना. वेट करना ठीक नहीं होगा, इफेक्टिव डेंसिटी कम हो जाएगा, तो वाटर से कम डेंसिटी होने के कारण ऊपर की ओर बोयांट हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसके पास एक एडेड मैकेनिज्म है, इससे वो अपना एनर्जी सेव कर सकता है. तो दिस इज एडवांटेजेस एडेप्टेशन. इसलिए बोनी फिशेस को कॉन्ट्रैक्ट थायस से ऊपर रखा गया है, बिकॉज दीज आर मोर एडेप्टेड विद द एक्वेटिक एनवायरनमेंट देन दीज. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया रहते हैं. जब हम रेगुलर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया को इफेक्टिवली ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, एक्सेसिव बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं. लेकिन जो डेड बॉडीज हैं उनके अंदर में बैक्टीरिया जो है वो पल रहे हैं, वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा, वो एक्सपल्सन नहीं कर रहा अनडाइजेस्टेड फूड मैटर का, तो उसका मोर एंड मोर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा,
बॉडी के इनर पार्ट्स का भी डिग्रेडेशन होगा, तो जो गैस प्रोड्यूस करेगा दैट गैस विल बी फिल्ड इनसाइड द बेली, पेट के अंदर भरेगा। जितना एयर भरेगा उसका इफेक्टिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। तो पानी में डूबा हुआ आदमी इसीलिए मरने के बाद कुछ दिनों के बाद तैरकर ऊपर आ जाता है। दिस इज द रीजन। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए इनकी अगली प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव swim bladder, so to avoid sinking into water, they have to continuously swim पानी में डूब नहीं जाए इसके लिए उन्हें लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। दे हैव एक्सोस्केलेटन, हाँ क्या आप जिसको देख रहे हैं वो ऑस्टिक थाइस है। ऑस्टिक थाइस है तो ऑस्टिक थाइस ऊपर में सरफेस पे भी तैर सकता है, बॉटम में भी तैर सकता है, डिपेंड करता है उसे क्या चाहिए। मान लेते हैं वो बॉटम फीडर है और रहता है सरफेस पे, तो जब सरफेस पे रहना है तो क्या करेगा, एयर भर लेगा एयर ब्लैडर में, और जब उसे फीड करना है, खाना खाना है, और बॉटम फीडर है, सरफेस पे जो फूड मटेरियल मिलता है उसे कंज्यूम करता है, तो अपना एयर निकाल देगा, तो सिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसका पानी में तैरना है तो अपने फिन्स को है ना मूव कराएगा, आगे बढ़ेगा। ये मोस्ट ऑफ देम आर प्रीडेटर्स, शिकारी होते हैं, दूसरों को मार के खाता है। शार्क इसके एग्जाम्पल हैं, अब तो समझ ही रहे होंगे हाउ फेरोसियस दे आर। तो नेचुरली क्या होगा, सोना। अब यहां देखिए, दे हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, बात नहीं, these are fine scales covering the body to support and protect skin. Mouth is present at the head's ventral surface. ये हेड, ये है माउथ, और इधर होते हैं गिल्स, गिल फिलामेंट्स, सॉरी गिल स्लिट्स, और ये है फेरेंजियल रीजन, यानी इनके गिल स्लिट्स जो होते हैं वो फेरेंजियल रीजन में होते हैं। ये बॉडी प्लान है इसका, ठीक है। ये हेड है, हेड के वेंट्रल सरफेस पे फ्रंटल साइड में इसका माउथ होता है, यहाँ आई है ना, यहाँ फेरिंग्स होगा, और फेरिंग्स के अंदर में फेरिंग्स है, और बॉडी सरफेस पे, बॉडी वॉल पे यहाँ पे गिल स्लिट्स होंगे। यहाँ तक नोट कीजिए।
Circulation of blood close type plus heart प्रेजेंट, और ये हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड और कंप्राइजेस होता है 1 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल। Excretion through paired kidneys. Ureotelic. Nervous system well developed. Cranial and spinal nerves present. Reproduction, dioecious, internal fertilization, mostly viviparous, direct development, they are great predators. They have strong jaw with teeth to cut the prey. दांत होते हैं. Many organs like electric organ in stingray fish, powerful teeth in sawfish are some examples for them to hunt their prey. Examples of adaptations for them to hunt their prey. ये शिकारी होते हैं और शिकार करने के लिए इन लोग कुछ अलग अलग इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके मदद से ये है ना हंटिंग करते हैं.
सॉ फिश इसलिए उसका नाम पड़ा, जैसे आड़ी होता है उस तरह से इसका दांत होता है, और अपने शिकार को ये काट देता है टुकड़ों में, उसके बाद उसे खा जाता है। लेकिन अपने शिकार को काटने के लिए, दबोचने के लिए इसके पास दांत होते हैं, मैस्टिकेट करने के लिए दांत नहीं होते, चबाने के लिए दांत नहीं होते। दे यूज टू स्वेलो देयर फूड, निगल जाता है, दे यूज टू स्वेलो। हम लोग भी निगलते हैं, बट बिफोर दैट वी मैस्टिकेट, चबाते हैं। दे डोंट हैव दैट। एग्जाम्पल, शार्क, टॉर्पेडो, स्टिंगरे फिश, सॉ फिश, एटसेट्रा। हाँ हाँ, स्टमक तो होगा ही ना, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, एनस प्रेजेंट है।